हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 का वन शॉट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर पहले केमिस्ट्री का वन शॉट फिनिश कर दीजिए। लो, आज हम चैप्टर 7 का निपटारा कर देते हैं। आज बहुत सिंपल तरीके से निपटारा होने वाला है भैया, इतना याद रखना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से भी है। अगर हम बात करें तो फिक्स है एक 4 से 5 नंबर का, तो 100% श्योर है। उसके अलावा भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर है भैया एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। आपने मेरे प्यारे रसगुल्लों बहुत सारी क्लासेस अटेंड की होगी, लेकिन हम हर क्लास में यही बोलते हैं कि यहां आपको कुछ नया, कुछ अलग, कुछ यूनिक मिलेगा। तो चलिए देखते हैं बहुत सिंपल तरीके से। पहला अपना टॉपिक है कि एल्कोहल है क्या और एल्कोहल का वर्गीकरण। देखिए एल्कोहल क्या है, परिभाषा तो नहीं पूछता, लेकिन एल्कोहल का वर्गीकरण करिए भैया। ये टॉपिक आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये विगत कई ईयर में लगातार पूछा है। 100 में 100% आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। और इसमें जो पूछा जाता है वो ये पूछता है कि प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल क्या है, या फिर कहेगा प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे करते हैं। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एल्कोहल एक्चुअल में होता क्या है। क्या है एल्कोहल? तो भैया परिभाषा ध्यान से समझिएगा, फिर हम आपको अच्छे से समझाते हैं कि एल्कोहल क्या होता है। कि एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को एल्कोहल कहा जाता है और इसका जो क्रियात्मक समूह होता है प्यारे बच्चों, वो OH होता है। अब एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एल्केन में से यदि एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को OH समूह के द्वारा विस्थापित कर दिया जाए तो इससे उत्पन्न जो एक यौगिक बनता है, एक उत्पाद बनता है, वही हो जाता है आपका एल्कोहल। याद करिए पूरा का पूरा हेलो एल्केन और पूरा हेलो एरीन वाले चैप्टर में सेम ऐसे पढ़ाया था। वहां पर भी वर्गीकरण था, वहां पर भी क्या था, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पर, तो यहां OH समूह की संख्या के आधार पर, वहां फिर कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर, यहां पर भी हम कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर पढ़ेंगे। सेम मिलता जुलता है, इसीलिए काम आपका और आसान हो जाएगा। तो क्या बताया कि एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न, जैसे भैया कोई क्या है मतलब कोई भी एल्केन ले लेते हैं, लाइक दैट CH4 ले लिया। CH4 है क्या भैया? तो ये मेथेन होता है। मेथेन का फार्मूला है। अब मेथेन में से हमने बताया कि जब किसी एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु को, चाहे एक हाइड्रोजन परमाणु निकाला जाए या एक से अधिक, तो यहां पर एक हाइड्रोजन परमाणु हम निकाल दे रहे हैं और इसके स्थान पे भैया OH समूह क्या है, जोड़ दे रहे हैं। तो आपका जो एक कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3OH। तो यही जो कंपाउंड होता है प्यारे बच्चों, इसी को क्या कहा जाता है, एल्कोहल। तो आई बात समझ में? तो भैया क्या हो जाता है, एल्केन, क्योंकि ये है क्या, तो ये एल्केन है, ये एक एल्केन का सदस्य है, नाम है मेथेन। तो एल्केन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्कोहल। जैसा एक एग्जांपल और अपन समझते हैं, C2H6 बोले तो एथेन ले लिया। अब एथेन में भी अपन सेम लॉजिक अप्लाई करते हैं। यहां से हम एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल दें और इसके स्थान पे अपन क्या कर दें, OH समूह जोड़ दें। तो ये बनेगा क्या भैया, तो ये जो एक कंपाउंड बनेगा इसको C2H5, क्योंकि H निकल गया, इसके स्थान पे OH। ठीक है, तो C2H5OH ये क्या है, एक एल्कोहल है। भाई ऐसे देखें तो मेथिल एल्कोहल नाम है, इसका देखें तो एथिल एल्कोहल। हमें नाम से नहीं मतलब, इतना याद रखना, अगर OH समूह उपस्थित है तो वो क्या है, एल्कोहल है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हमने दो एग्जांपल देख लिए। ठीक है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। और इसका जो सामान्य सूत्र होता है
ठीक है। इसका जो सूत्र होता है भैया, इसका सामान्य सूत्र, वो सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1 और साथ में OH। ये इसका क्या होता है? फार्मूला हो जाता है। यानी इसी पर अगर कोई भी कंपाउंड रखना चाहें आप तो जैसे एक बन जाएगा। जैसे थोड़ा समझते हैं, N की जगह पर अपन 1 रख दें, N की जगह पर 1 रख दें तो भैया क्या बन जाएगा? C1 और उसके बाद H2 इंटू का 1+1 हो जाएगा OH। तो ये बनकर क्या निकल आया? ये C हो गया, 2 1 कम 2 1 3, H3 हो गया और OH, CH3OH, ये बन गया आपका एल्कोहल। तो ये एल्कोहल का सामान्य सूत्र होता है और ये बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है और हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया है वहां पर भी ये आपको दिया था क्वेश्चन, अगर याद करो तो ये इसका सामान्य सूत्र होता है। बाकी क्रियात्मक समूह क्या होता है प्यारे बच्चों? तो इसका क्रियात्मक समूह OH होता है। यानी जहां OH समूह हो या हाइड्रोक्सी समूह इसी को कहते हैं, वो क्या है? एल्कोहल कहलाएगा। ठीक, तो ये तो रहा भैया एल्कोहल क्या होता है, कैसे बनता है और इसका सामान्य सूत्र। चलिए अब देख लेते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भैया वर्गीकरण। तो पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया? चलिए इसका वर्गीकरण देखते हैं बच्चों, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वही है। ठीक है, चलिए इसको हम दोनों को साथ साथ लेकर चलते हैं। भैया एक तरफ अपन देखेंगे, एक तरफ ध्यान से समझिएगा, एक तरफ होगा OH समूह की संख्या के आधार पर, OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है, एक तरफ ये होगा कि OH समूह की संख्या के आधार पर, और दूसरी तरफ भैया ध्यान देना, दोनों तरफ अपन साथ लेकर चलेंगे, और दूसरी तरफ होगा कार्बन परमाणु, ठीक है, या C परमाणु लिख लेते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर तो भैया दोनों तरीके से अपन इसका वर्गीकरण करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो ये है, ठीक है ना भैया, 100% पूछे जाने वाले क्वेश्चन में यही आपका ये भी पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं, लेकिन इसकी तुलना में मतलब वो इतना ज्यादा नहीं जितना वो पूछा जाता है। प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल, तृतीयक एल्कोहल, अभी हम बताते हैं, ध्यान से समझना, एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मक्खन लगेगा, एकदम हलवा लगेगा भैया। देखिए अगर बात करें OH समूह की संख्या के आधार पर प्रमुख रूप से एल्कोहल को कितने भागों में बांटा गया है, तो वैसे तो 4, बाकी तो 3 ही कह सकते हैं, लेकिन 4। अब कौन है? तो जैसे उसमें पढ़ा था हेलो एल्केन और हेलो एरिन में, याद करो, मोनो, ठीक है, डाई ट्राई करके पढ़ा था आपने, तो सेम यहां भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल और एक चौथा ले लिया जाता है पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। यानी वैसे देखें तो मोनो डाई करके आप पॉली कह सकते थे, लेकिन यहां 4 भागों में बांटा गया है। तो भैया यहां सबसे पहला जो होता है प्यारे बच्चों, सबसे पहला होता है, ध्यान देना कि OH समूह की संख्या के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। तो हेडिंग यहां पे जगह कम है इसलिए डायरेक्टली हेडिंग बनाएंगे, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब भैया मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है समझिएगा बबुआ, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है? तो ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित हो, क्योंकि OH समूह की संख्या के आधार पर हमको वर्गीकरण करना है प्यारे बच्चों। तो जिसमें क्या होता है भैया, जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है,
ठीक है। बाकी आप लिखेंगे तो आप पूरा लंबा लिखेंगे कि ऐसे एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। तो भैया जिसमें एक OH समूह उपस्थित होता है वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है। अब इसका एग्जाम्पल भी साथ लिखते चलते हैं। जैसा कि भैया एग्जाम्पल में प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा भैया, एग्जाम्पल में जैसा हम एक एग्जाम्पल लिख देते हैं कि CH3, ठीक, एक मिनट, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं भैया यहां पे CH3OH, इसमें एक OH समूह जुड़ा है। या फिर दूसरा एग्जाम्पल CH3CH2OH, तो भैया इसमें भी क्या है, एक ही है। तो इसमें भी एक OH है, इसमें भी एक OH है, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं भैया, ठीक है, अपन क्या देखेंगे, दूसरा वाला। तो दूसरा जो होगा उसे बोलेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल। डाईहाइड्रिक एल्कोहल। अब डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होगा, ध्यान से समझिएगा भैया। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, ऐसा एल्कोहल, डाईहाइड्रिक एल्कोहल में हो सके मिटाना पड़ जाए कोई दिक्कत ना, तो भाई ऐसा एल्कोहल जिसमें दो OH समूह उपस्थित हो, जिसमें दो OH समूह उपस्थित हो, ठीक है, ऐसा एल्कोहल जिसमें दो OH समूह उपस्थित हो उसे क्या कहेंगे, डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। हाइड्रिक इसलिए क्योंकि हाइड्रॉक्सी समूह है ना, इसीलिए। ठीक है भैया, जैसा कि अपन एग्जाम्पल लिखना चाहें प्यारे बच्चों, तो एग्जाम्पल में जैसे भैया एक CH3 है, उसके बाद CH, यहां में एक OH जोड़ दीजिए, फिर CH2, फिर उसके बाद यहां पे OH। तो इसमें कितने OH समूह हैं, तो भैया यहां पर हम ये कहेंगे कि दो OH समूह हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, तो ये क्या बन जाएगा प्यारे बच्चों, ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए तीसरा देखते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, अब ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, तो ऐसा एल्कोहल जिसमें, अब भैया ट्राई का मतलब तीन होता है, तो ऐसा एल्कोहल प्यारे बच्चों जिसमें तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, तीन OH समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, तो उन्हें कहेंगे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। जैसा कि भैया अगर एग्जाम्पल के स्वरूप समझें भैया, तो CH2OH, उसके बाद भैया CHOH, ठीक है, उसके बाद भैया CH2OH, तीन हैं, तो ये तीन यहां पर आपको दिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, क्योंकि तीन यहां पर हैं। या फिर ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल आप पहले इसको देख लीजिए, इसको हटाकर एक सिंपल सा ऐसा वाला कर दें, क्योंकि जो जगह बचेगा भैया उसमें हम अगला वाला लिख देंगे। ठीक है, इसको देख लिया ना, तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं भाई, ट्राई का मतलब तीन, इसको ऐसे भी, जैसे CH3 है और एक CH यहां OH लगा दो, एक CHOH और एक भैया यहां पे CH, ध्यान देना, OH, फिर एक CH3। तो अगर आप देखें तो इसमें एक दो तीन एल्कोहलिक समूह या तीन हाइड्रॉक्सी समूह है, तो ये ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। ठीक है, तो आई बात समझ में, अगला हो गया। ठीक है भैया, अब अगला जो देखते हैं चौथा होगा वो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। अब देखिए, पॉली का मतलब ही होता है भैया बहुत सारे, पॉली का मतलब ढेर सारे। तो ऐसे एल्कोहल
जिसमें क्या होता है भैया, OH समूह भाई 3 से अधिक हो जाए। ठीक है, तो ऐसे एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होते हैं। तो ऐसे भैया एल्कोहल जिसमें 3 से अधिक क्या होते हैं, OH समूह यानी हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहा जाता है। अब भैया इसका जो है एग्जाम्पल हम कहां लिखें, जगह तो है नहीं, चलिए इधर लिख दे रहे हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो फिर मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल यहां पर लिख दे रहे हैं। जैसे में भैया आप कोई इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहें तो हम लिख दे रहे हैं CH2OH। ठीक है भैया, उसके बाद CHOH का ये होल 4 रहेगा, उसके बाद भैया CH2OH, ये क्या है, सार्बिटाल है। तो यहां पर देखिए OH समूह कितना है, 4 तो यही है, 2 ऊपर नीचे हैं, 6 हो गए कि नहीं भैया। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, आई बात समझ में। तो जिसमें 3 से अधिक हो भाई, अगर एक है तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, 2 हाइड्रॉक्सी समूह है डाइहाइड्रिक एल्कोहल, 3 है भैया तो ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, लेकिन अगर 3 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह है तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। जैसा कि यहां देखा कि यहां पे OH समूह 4 तो यही है, OH यहां पे एक है, एक यहां पे है, तो 6 हाइड्रॉक्सी समूह है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए तो यहां पर ये वाला एग्जांपल अब थोड़ा रफ कर देते हैं, आपने समझ ही लिया है। अब उसके बाद यहां पे ध्यान से समझिएगा। अब इधर आ जाते हैं कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर। अब देखिए प्यारे बच्चों, कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर एल्कोहल को प्रमुख रूप से 3 तरह के बांटा गया है। ठीक है, तो जिसमें पहला हो जाएगा भैया, यहां पर जो पहला होगा प्यारे बच्चों, वो पहला हो जाएगा प्राथमिक। जैसे उसमें देखा था कि प्राथमिक क्या चीज समझा था, प्राथमिक हैलो एल्केन, द्वितीयक, तृतीयक, तो यहां पर भी सेम प्राथमिक या 1 डिग्री, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, प्राथमिक या 1 डिग्री एल्कोहल। अब भैया इसको आपने सेम तरीके से लिखना है। ठीक है, सेम तरीके से, क्योंकि इसको ऑलरेडी आपने समझ लिया है। तो भैया अगर आपसे कोई पूछे कि प्राथमिक एल्कोहल क्या है, तो मेरे प्यारे रसगुल्लों हम ये कहेंगे कि ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। ठीक है, या फिर यूं कह लें कि इसमें जिस कार्बन से OH जुड़ा होता है वो कार्बन अपने साथ केवल एक ही कार्बन से जुड़ेगा। तो हम ये लिख सकते हैं कि मतलब ऐसा, भाई हम परिभाषा पूरा तो यहां लिख नहीं सकते, जगह है नहीं, तो बस इतना समझना कि भैया ऐसा एल्कोहल जिसमें OH समूह प्राथमिक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, और इसका जो सूत्र होता है, या फिर यूं कह लें, इसे किससे दर्शाते हैं भैया, ध्यान देना भैया, इसे RCH2OH से दर्शाते हैं। ठीक है, यानी इसमें एल्किल समूह केवल एक कार्बन परमाणु से जुड़ेगा, इसलिए इसे RCH2O से OH से दर्शाते हैं। जैसा कि आप कोई भाई लिखना चाहो, जैसा कि भैया हम लिख दे रहे हैं, यहां पर एक एग्जांपल है CH3। R का मतलब क्या है, एल्किल समूह, जिसमें मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल कुछ भी करो। तो भैया CH3, फिर उसके बाद CH2 और इसके साथ में एक OH
जुड़ गया है। तो भैया ये क्या हो जाएगा, इसको अपन बोलेंगे प्यारे बच्चों, यहां पे ध्यान देना, ये OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन भी अपने साथ केवल इकलौते कार्बन से जुड़ा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा भैया, ये 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, चलिए भैया आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। अब दूसरा वाला अपन लिखेंगे कि द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल, द्वितीयक या 2 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें देखिए एग्जाम्पल में भैया यही मत समझना, यही है, बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे CH3 है, CH2 है, बाकी CH2 है, OH है। तो इसमें भी वही चीज है कि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो अपने साथ केवल एक से, ये मत सोचना कि 2 से जुड़ा है, नहीं, ये कार्बन तो केवल इसके साथ ही जुड़ा है ना, बाकी ये वाला तो इसके साथ जुड़ा है, इससे ये वाला दूर है, ये वाला केवल अपने साथ एक से ही जुड़ा है। तो ये चीज है। तो भैया ये दोनों एग्जाम्पल प्राथमिक एल्कोहल के हो जाएंगे। अब द्वितीयक एल्कोहल या 2 डिग्री एल्कोहल क्या होगा भैया, ऐसे एल्कोहल भैया जिसमें OH समूह या एल्कोहलिक समूह द्वितीयक, भाई दिख रहा है, हाँ, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। और इसे हम बात कर लें भैया, इसे किससे दर्शाएंगे, तो प्यारे बच्चों इसे दर्शाते हैं किसके साथ में, इसे दर्शाएंगे R2CHOH से दर्शाते हैं, R2CHOH से दर्शाते हैं, से क्या करेंगे, दर्शाएंगे। अब जैसा कि एग्जाम्पल स्वरूप अगर एग्जाम्पल लिखना चाहें भैया, तो यहां पे इसमें 2 एल्किल समूह, जैसे CH3 है, उसके बाद भैया CH है और CH3 है, एक इसके साथ में OH लगा दो। तो जरा गौर से देखिएगा, इसमें क्या हमने बताया कि इसमें OH समूह 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होगा, या फिर यूं कह लें कि इसमें OH जिस कार्बन से जुड़ेगा वो कार्बन 2 कार्बन परमाणुओं से जुड़ता है। जैसे ये वाला OH इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये वाला कार्बन अपने साथ इधर भी एक कार्बन से जुड़ा है, इधर भी, ठीक है, ये एग्जाम्पल हो जाएगा। या फिर भैया ऐसा लिखना चाहें CH3 CH2, उसके बाद यहां पे ध्यान दीजिए CH, ये OH हो गया, और इधर भी CH2, उसके बाद CH3। तो यहां पर भी जो OH है जिस कार्बन से जुड़ा है अपने साथ वो 2 कार्बन, ये मत कहना कि इधर ये 1 और 2 से जुड़ा है, नहीं, मतलब ऐसा ना कहना कि इधर 2 से जुड़ा है उधर 2 4 से जुड़ा है, नहीं भैया। तो क्योंकि ये वाला कार्बन डायरेक्टली केवल इससे जुड़ा है और इधर केवल इससे जुड़ा है, ये तो बहुत दूर है, ये वाला तो इसके साथ में जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका भैया, ये 2 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, 2 डिग्री अल्कोहल, या फिर यूं कह लें द्वितीयक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है भैया, चलिए अब आगे देखते हैं भैया तीसरा वाला 3 डिग्री या तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल। अब भैया तृतीयक या 3 डिग्री अल्कोहल क्या होता है, तो प्यारे बच्चों ऐसा अल्कोहल जिसमें OH समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो। ठीक है, जिसमें OH समूह यानी हाइड्रोक्सी समूह तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हो, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, लिख लेता है। ठीक है, बाकी इसे बात कर लें भैया तो इसे किससे दर्शाते हैं, R3 और COH से दर्शाते हैं।
ठीक है, यानी इसमें 3 एल्किल समूह होंगे। जैसे इधर R भाई CH3 था तो 2 एल्किल समूह था, इधर भी C2H5 समझो है, इधर भी C2H5 है, तो समझो 2 एल्किल समूह था, तो इसलिए R2CS है। इसमें देखिए CH3 और यहाँ पे C2H5 है, तो समझो ये एक ही है, इधर भी वही चीज है, तो पूरा समझो एक ही है। ठीक है, तो इससे दर्शाते हैं। अब जैसे एग्जांपल स्वरूप भाई समझिएगा, यहां पे भाई इसका देखिए R3 यानी इसमें 3 एल्किल, जैसे एक CH3 हो गया, उसके बाद ये एक कार्बन परमाणु है, ठीक है, इसको इसके साथ में OH हमने जोड़ दिया, एक नीचे CH3 जोड़ दिया और एक CH3 यहां। तो यहां पर मतलब कहने का मतलब इसमें एल्किल समूह क्या होंगे, 3 होंगे, 3 एल्किल समूह होंगे, एक OH होगा, ये यही चीज तो लिखा है भैया। तो यहां पर कहने का मतलब वही है कि अब की बार इसमें भैया ध्यान देना प्यारे बच्चों कि अब की बार इसमें OH समूह या हाइड्रोक्सी समूह जिस कार्बन से जुड़ेगा वो अपने साथ 3 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसे भैया ये कार्बन, भाई ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, अब ये कार्बन 1 2 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री या तृतीयक अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है भैया, आई बात समझ में। तो ये रहा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल, और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बता दे रहे हैं भैया, याद रखना भैया, वो चीज हमने पहले ही लिखा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल दे रहे हैं क्योंकि ये कई बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है। बाकी इसका भी एग्जांपल तो पहले आपने देख ही लिया है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, दोनों को हमने एक ही फ्रेम में निपटा दिया है। हो गया भैया। चलिए आगे देखते हैं बच्चों, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही था इसमें। अब देखते हैं भैया अल्कोहल बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण। क्वेश्चन इस तरह से किया जाएगा बच्चों कि अल्कोहल बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है। ठीक है ना, क्वेश्चन इसी तरीके से किया जाएगा, याद रखना। तो अल्कोहल के निर्माण की विधियां पहले देखेंगे, फिर इनके रासायनिक गुण। तो सबसे पहले अपन बनाने की विधि देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे भैया, सबसे पहले अपन बनाने की विधि देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, रटने की जरूरत तो बिल्कुल ही नहीं है। सबसे पहला है एल्किल हाइलाइड से। एल्किल हाइलाइड का मतलब हैलो एल्केन जिसको कहते हैं, जिसको हैलो एल्केन भी कह सकते हैं, चाहे एल्किल हाइलाइड कहो, यानी जिसमें एल्किल समूह हो और साथ में हाइलाइड यानी हाइलोजन हो। ठीक है, इसी को तो हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड कहते हैं। इसमें R की जगह कुछ भी रख लो, जैसे CH3 इसकी जगह Cl रख लो, या R की जगह पे आप C2H5 रख लो, अब यहाँ पे X की जगह पे Cl रख लो, चाहे यहाँ पे हमने बताया Br रखो चाहे I रखो, मतलब ये क्या होता है, हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड। तो एल्किल हाइलाइड से कैसे बनाते हैं चलिए देखते हैं। एल्किल हाइलाइड की क्रिया क्षार के जलीय विलयन के साथ कराने पर, यानी क्षारीय विलयन के कोई क्षार होगा उसके जलीय विलयन के साथ जब कराते हैं तो अल्कोहल प्राप्त होता है। और बहुत सिंपल सी प्यारी सी रिएक्शन है, चलिए देखते हैं भैया। तो सबसे पहले ध्यान देना, कोई भी एल्किल हाइलाइड, जैसा कि हमने बताया कि आप कोई एल्किल हाइलाइड रखो RX और प्लस इसकी क्रिया क्षार से करा दो। इसकी क्रिया किसके साथ करा दो भैया, क्षार से, NaOH किसके साथ में, तो हमने बताया ना क्षार से क्रिया करा देनी है। और जब क्षार से क्रिया कराएंगे तो भैया एक चीज ध्यान देना बच्चों, ये R पे क्या होता है प्लस चार्ज, और उसके बाद भैया यहां पे OH पे क्या होता है माइनस, और उसके बाद Na पे प्लस होता है और X पे माइनस। तो ये Na वाला X से जुड़ जाएगा और R वाला OH, तो यहां पर ये क्या बना, ROH बन गया। बहुत सिंपल रिएक्शन है। और उसके बाद ये डायरेक्टली क्या आ गया आपका भैया, ये आ गया ROX हो गया, यहां पे NaX हो गया। तो ये क्या बन गया, अल्कोहल। अब चलिए जैसे कि ये तो एक फार्मूले की तरह, अब चलिए इसी पर कोई एग्जांपल रखकर अपन सेट करते हैं। ठीक है, आप चाहे ये रिएक्शन लिखना या फिर हम जो अब लिखने चल रहे हैं
वो लिखेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे कोई भी एक एल्किल हाइलाइड ले लें, जैसा कि अभी बताया भैया, हम C2H5OH मतलब C2H5Cl ले रहे हैं। अब चाहे यहां C2H5 लिखिए, चाहे CH3 लिखिए, चाहे C3H7 लिखिए, और यहां X की जगह चाहे Cl लिखिए, चाहे Br लिखिए, चाहे I लिखिए, ठीक है ना। यानी हैलोजन परिवार का होना चाहिए, यानी क्लोरीन परिवार का, जिसको वर्ग भाई जो वर्ग 17 में होते हैं, ठीक है। तो हमने लिख लिया भैया। अब इसकी क्रिया बच्चों किसके साथ, तो क्षार के साथ करा देनी है। NaOH ये क्या है, क्षार है। अब NaOH के साथ हमने क्रिया करा दिया। अभी हमने बताया ना कि भैया यहाँ पे Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो ये आराम से इसके साथ क्रिया कर लेगा भैया। ये बहुत बेसिक सी रिएक्शन है, एकदम सिंपल वाली। बना क्या, C2H5 है OH, तो यहाँ पे C2H5OH ये बन गया आपका एक एल्कोहल। बाकी NaCl एक साल्ट मतलब लवण जिसको कहेंगे, ठीक है, नमक, ये बन जाएगा। ठीक, नाम लिखना चाहे भैया लिख दीजिए। ये क्या है, तो ये एल्कोहल है। अब यहां पे भैया कोई भी हो सकता है। अगर आप यहां मेथिल वाला रखेंगे भाई, जैसे मेथिल क्लोराइड रखेंगे तो मेथिल एल्कोहल, एथिल क्लोराइड रखेंगे तो एथिल एल्कोहल, ठीक है। तो यहां पे जो वाला जो रखेंगे वही, लेकिन इतना याद रखना हमें एल्कोहल बनाना है और OH होना चाहिए। ये एक क्या है, तो एल्किल हाइलाइड कह लें। ये एक क्या है, एल्किल हाइलाइड का सदस्य है, या हैलो एल्केन इसी को कहते हैं। नाम तो वैसे इसका एथिल क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में भैया। चलिए नीचे देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन देखते हैं कार्बोनिक यौगिक से। कार्बोनिक यौगिक में क्या होता है, कहने का मतलब यहां पर जैसे हम यूं कह सकते हैं एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, प्रमुख रूप से एल्डिहाइड के द्वारा यहां पर हम बनाते हैं। तो कोई भी एक कार्बोनिक यौगिक ले लेते हैं, तो उसका अपचयन कराते हैं, तो उसके अपचयन के द्वारा एल्कोहल बनता है। अब यहां पे कार्बोनिक यौगिक में जैसे हमने बताया ना, हम एल्डिहाइड ले लें, तो एल्डिहाइड में एक CH3CHO ले लिया, ठीक है, एक कार्बनिक यौगिक ही है भैया, तो CH3CHO ले लिया। अब इसका कराना है भैया अपचयन, और अपचयन में आप सभी को पता है, अपचयन में किससे क्रिया होती है, हाइड्रोजन से। और जब हाइड्रोजन से क्रिया होगी, करा क्या रहे हैं, अपचयन, तो भैया अपचयन यहां लिख दे रहे हैं। जब हमने अपचयन कराया तो बनेगा क्या, हमको बनाना है एल्कोहल। देखिए C2 यानी C2 है तो भैया C2 हो गया। अब H देखिएगा, 3 यहां है 2 यहां है, तो H कितना क्या हो गया, 5 हो गया। और उसके बाद अब बचा क्या, OH अकेले बचा है, यहां पर OH हो गया। तो भैया ये एकदम सिंपल वाली रिएक्शन है, एकदम बेसिक सी। और ये क्या बन गया है, ये बन गया है एल्कोहल, ठीक है, क्या बन गया है, एल्कोहल, है ना आसान सी रिएक्शन। तो ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, इसमें उलझने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी यहाँ पे ये नहीं पूछेगा कैसे, वहां डायरेक्टली कहेगा एल्कोहल बनाने की 2 विधियों या 3 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो भैया आपके लिए तो काम आसान कर दिया। तो आपको ये चाहे जैसे आप इसको चाहे रट्टा मारिए, चाहे लिखकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वैसे ही बोलते हैं भाई अगर आप केमिस्ट्री में रिएक्शन रटते हो तो काम नहीं चलेगा, प्रैक्टिस की जरूरत है। क्योंकि वैसे ही कहा जाता है हिस्ट्री, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात भर पढ़ा दिन में सफा। तो वही काम होता है, क्योंकि इतिहास में भी हम सन बहुत ज्यादा है ना, आपने देखा होगा कि भाई जब आप कक्षा 8 में 9 में 10 में ये जब पढ़ रहे थे तो इतिहास भूगोल में आप बस रट्टा मारे जा रहे थे, भाई कौन सा युद्ध किस सन में हुआ, लेकिन पता चले अगले दिन स्कूल में भूल गए और पिटाई जम के हो गई। वही चीज केमिस्ट्री में होता है, रिएक्शन पता चले आप रटे हो शाम को, दिन में भूल गए। तो भैया रटना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, नोट कर लीजिए भैया। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। आगे है भैया एमीन द्वारा। अब देखिए एमीन के द्वारा हम एल्कोहल कैसे बनाते हैं। देखिए एमीन नाइट्रस अम्ल से क्रिया करके एल्कोहल बनाता है,
बहुत सिंपल सी ये भी रिएक्शन है। कोई भी एक एमीन ले लें, जैसे एथेन एमीन ले लें या मेथेन एमीन या मेथिल एमीन, तो एथेन एमीन ले लेते हैं C2H5NH2 या NH2 होता है तब एमीन। और एमीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से, यानी HNO2, HNO2 ये नाइट्रस अम्ल है। HNO3 होता तो भैया वो नाइट्रिक अम्ल हो जाता। नाइट्रस अम्ल से जब क्रिया करता है तो क्या बनाता है भैया, वो बनाएगा एल्कोहल। कैसे बनाएगा, देखिए C2H5 यहां से उठा लो, यानी एल्किल समूह, ठीक है, या फिर यहां पे भैया हमने क्या रखा है, एल्किल में एथिल रखा है, तो एल्किल समूह उठा लिया। उसके बाद एक चीज ध्यान देना, एक O एक H, यहां से O और H को अपन ले लिए, O और H हो गया, ध्यान से समझिएगा। अब एक O बचा है, एक H यहां से बचा हुआ है ना, चाहे यहां का, क्योंकि ध्यान दीजिए C2H5 लिया, C2H5। अब जैसे मान लेते हैं कि ये वाला H उठा लिया और यहां से एक O उठा लिया, तो OH रख दिया। अब यहां पे एक O बचा हुआ है और यहां पे H2 बचा हुआ है, H2O मतलब जल निकल गया, और एक नाइट्रोजन यहां है, एक नाइट्रोजन यहां है, तो भैया नाइट्रोजन निकल गया और साथ में H2O मतलब जल भी बाहर हो गया। तो है ना आसान सी रिएक्शन भैया। तो बना क्या प्यारे बच्चों, ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ये आपका क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, ये एल्कोहल है क्योंकि इसमें OH समूह है। और ये क्या है, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस अम्ल है भैया। और ये क्या होता है आपका, ये हमने क्या है, एक एमीन लिया है, एमीन में एथेन एमीन। अब यहां पे भैया C2CH3 लिखते तो यहां पे CH3OH वाला बनता, तो आप जो मतलब यहां पे रखेंगे वो वहीं पर बनेगा वो चीज, ठीक है ना। चलिए तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, तब तक भाई एक घूंट पानी पी लें। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अल्कोहल के रासायनिक गुण। भाई तीन तीन रिएक्शन बहुत है, उतना देखो भैया जितने से काम हो जाए, बहुत ज्यादा रटने से कोई मतलब है नहीं भैया, क्योंकि हमारा टारगेट अभी केवल बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। तो अल्कोहल के रासायनिक गुण में सबसे पहले धातु हाइड्राइड से क्रिया, कि जब धातु हाइड्राइड से क्रिया कराते हैं तो क्या होता है। तो देखिए अल्कोहल धातु हाइड्राइड से क्रिया करके धातु ऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है भैया। तो अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले लें, अब अल्कोहल का रासायनिक गुण पढ़ रहे हैं, तो भैया जैसा यही वाला हम ले लें एक C2H5OH। अभी आप मत कहिएगा कि सर यही क्यों ले रहे हैं, आप भाई CH3OH ले लीजिए, आपकी मर्जी, जरूरी नहीं कि यही। तो यहां पर हमने C2H5OH ले लिया, इसकी क्रिया धातु हाइड्राइड कोई भी, जैसे सोडियम हाइड्राइड ले लीजिए NaH, ठीक है। तो धातु हाइड्राइड से हमने क्रिया करवा दिया। अब धातु हाइड्राइड से क्रिया जब करवा देते हैं तो धातु ऑक्साइड बनेगा, जैसे C2H5O यहां से निकला तो C2H5O, ठीक है, इसको एथॉक्साइड पढ़ेंगे। CH3OH रखते तो यहां पे मेथॉक्साइड पढ़ते, ठीक। इसी तरह C3 वाला रखते H7 तो मेथेट यहां पे प्रोपाक्साइड पढ़ते, तो यहां पे C2H5O और उसके साथ N पे प्लस होता है भैया, N ने जोड़ दिया तो सोडियम एथॉक्साइड हो गया, और बाकी H और H है भैया, ये आपका H2 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन गैस। इसका भैया नाम अब क्या हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कि धातु ऑक्साइड बनेगा। अब जो धातु यहां पर हम रखते, अब जैसे सोडियम रखे हैं तो भैया सोडियम एथॉक्साइड, कोई अन्य धातु रखते तो उसको हम लगाकर तब एथॉक्साइड पढ़ते, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम एथॉक्साइड, यानी ये क्या है, धातु ऑक्साइड बना है, बाकी हाइड्रोजन गैस है। ये क्या है, तो इसको पढ़ेंगे सोडियम हाइड्राइड, और ये क्या है, अल्कोहल है, ये एक अल्कोहल बना हुआ है, ठीक है ना आसान। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया।
हो गया ना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं भैया कार्बनिक अम्ल से, ठीक है ना। चलिए कार्बनिक अम्ल से क्रिया। अब देखिएगा कार्बनिक अम्ल से क्रिया में क्या होता है कि जैसे एल्कोहल जब कार्बनिक अम्ल से क्रिया करता है तो एस्टर बनाता है। तो चलिए समझते हैं भैया इसको भी बहुत सिंपल तरीके से। कोई भी हम एक कार्बनिक अम्ल लेते हैं लाइक दैट, जैसे हमने कार्बनिक अम्ल में ले लिया कोई एक कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या ले लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो कह रहा है कि जब एल्कोहल कार्बनिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो एस्टर बनता है, ठीक है, एस्टर बनता है। इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। तो जैसे कि भैया हमने कार्बनिक अम्ल में CH3 COOH हमने ले लिया, ये क्या ले लिया, एसिटिक एसिड ले लिया। इसकी क्रिया हम करा देते हैं एल्कोहल से। तो भैया जैसे C2H5OH से करा दे रहे हैं, तो भैया कार्बनिक अम्ल से हमने क्रिया करवा दिया है। अब जब इसकी क्रिया करवाएंगे प्यारे बच्चों तो बनेगा क्या, ध्यान देना। अब एक चीज ध्यान देना, CH3COO ये जो आयन होता है इसको एसीटेट आयन पढ़ा जाता है, एसीटेट। तो इस पे पूरे पे माइनस चार्ज होता है और इधर C2H5 जो है इस पे पूरा प्लस होता है, तो प्लस वाला माइनस पे जुड़ेगा और यहां पे जो OH है भैया उस पे माइनस चार्ज और यहां पे जो H है उस पे प्लस, तो ये माइनस वाला प्लस से जुड़ेगा, इधर वाला प्लस माइनस से जुड़ेगा। और यही चीजें बच्चों को समझ में नहीं आती हैं, बोलते हैं सर रिएक्शन कैसे हो जाता है। तो ध्यान देना दुनिया का ही नियम है भैया, प्लस वाला माइनस से ही जुड़ेगा, क्योंकि प्लस प्लस जुड़ेगा तो काम गड़बड़ होगा, याद रखना। तो यहां पर CH3CO, अब उसके बाद हमने बताया C2H5 ये क्या है, इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद यहां H है यहां OH है, तो भैया H2O, तो जल बाहर निकल गया, ठीक है, जल बाहर निकल गया। अब ध्यान से समझिए भैया इसका नाम क्या, C2H5 को पढ़ते हैं एथिल, क्या पढ़ते हैं, एथिल। और उसके बाद CH3COO को एसीटेट, क्या पढ़ते हैं, एसीटेट पढ़ते हैं। तो इसको पढ़ते हैं भैया एसीटेट, और इसी को सामूहिक रूप से एस्टर शब्द कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। तो ये बनता क्या है, एस्टर, यही कारण है कि इसे एस्टरीकरण कहा जाता है। तो ये आपका रहा क्या चीज, एल्कोहल, क्या है भैया, एल्कोहल है। और ये एक कार्बनिक अम्ल में हमने ले लिया कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल हमने ले लिया, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। आई बात समझ में। तो ये हो जाएगा आपका क्या कहते हैं, एल्कोहल का एस्टरीकरण। आगे देखते हैं भैया, अगला रिएक्शन है हैलोजन अम्ल से क्रिया। हैलोजन अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होता है, देखिए एल्कोहल जब हैलोजन अम्ल से क्रिया करता है तो एल्किल हाइलाइड मतलब हैलो एल्केन बनाता है, ठीक। चलिए इसको भी देखते हैं, बहुत प्यारी सी रिएक्शन है बच्चों। जब एल्कोहल की क्रिया, भैया एल्कोहल ले लेते हैं हम C2H5OH। अब आप कहेंगे बार बार यही लिखते हैं, चलिए हम CH3OH वाला ही लिख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे बार बार वही ले रहे हैं। तो भैया CH3OH हमने ले लिया। इसकी क्रिया बच्चों हमको कराना है हैलोजन अम्ल। हैलोजन अम्ल में यानी HCl रखो, चाहे HBr रखो, चाहे भैया आप HI रखो, ये सारे के सारे हैलोजन अम्ल हैं, ठीक है, हैलोजन अम्ल हैं। तो यहां पर HCl ले लिया, HCl ले लिया। तो अब जब कह रहा है कि हम एल्कोहल की क्रिया हैलोजन अम्ल से कराएंगे तो एल्किल हाइलाइड या हैलो एल्केन बनेगा। तो भैया CH3 यहां से उठा लीजिए, CH3, उसके बाद Cl, क्योंकि CH3 ये पूरा प्लस, भाई ये क्या है, तो ये क्या है, एल्किल समूह है पूरा, ठीक है। तो ये क्या है, मेथिल आयन, हमें इसमें Cl जोड़ देंगे तो ये मेथिल क्लोराइड बन जाएगा, जो कि एक हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड है। अब बचा क्या है भैया, यहां OH बचा है, यहां H बचा है, तो ये हो जाएगा H2O। अधिकांश रूप से भैया जल ज्यादा बनता ही है। तो ये क्या है, इसका भी नाम, ये एक हैलो एल्केन है, हैलो एल्केन, या इसी को हमने बताया ना आप एल्किल हाइलाइड भी बोल सकते हैं। ये क्या है, तो ये हैलोजन अम्ल है, हैलोजन अम्ल।
वैसे देखेंगे तो हाइड्रोजन क्लोराइड है, और ये क्या है आपका एल्कोहल है। और कौन सा भैया एल्कोहल में भैया इसका नाम देखेंगे तो मेथिल एल्कोहल, ठीक है, हो जाएगा। ये रहा क्या चीज भैया, रासायनिक गुण एल्कोहल का। चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया। चलिए अब देखते हैं भैया नेक्स्ट टॉपिक को। एल्कोहल से रिलेटेड है जो ल्यूकास परीक्षण, और पूछा जाता है भैया, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में से, याद रखना, ठीक है भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसीलिए इसको हमने लिख दिया। अब यहां से क्वेश्चन किस तरीके से किया जाता है वो जरा सुनिए। यहां से क्वेश्चन ऐसा आता है कि प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण लिखिए, या कहेगा प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक एल्कोहल की पहचान कैसे की जाती है, या कहेगा कि ल्यूकास परीक्षण क्या है, इसके द्वारा किस तरह के यौगिकों की पहचान होती है। क्वेश्चन कई तरीके से करता है, ठीक है। चलिए भैया अब जान लेते हैं प्यारे बच्चों कि क्या होता है ल्यूकास परीक्षण। तो देखिए ल्यूकास परीक्षण क्या है। सबसे पहले ल्यूकास अभिकर्मक जानते हैं क्या होता है। तो जिंक क्लोराइड, क्या चीज भैया, जिंक क्लोराइड तथा सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, मतलब भैया ZnCl2, ZnCl2, और कह रहा है साथ में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl, और इसका जो मिश्रण होता है, और इसका जो मिश्रण होता है वो भी 1:1 में, यानी कम ज्यादा में नहीं, दोनों का रेशियो बराबर हो। इसका जो मिश्रण 1:1 का जो मिश्रण होता है, इसी को कहा जाता है ल्यूकोस अभिकर्मक या ल्यूकास अभिकर्मक। ल्यूकोस कह लें या ल्यूकास कह लें, ठीक है, याद रखना। तो यह बहुविकल्पी में भी पूछा जाता है कि ल्यूकास परीक्षण में होता है तो भैया जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, याद रखना। यहां पे सांद्र ना देकर तनु देगा, ऐसा देगा तो कंफ्यूज करने के लिए, तो ये चीज याद रखना कि जिंक क्लोराइड और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:1 के अनुपात का जो मिश्रण है उसे ल्यूकास अभिकर्मक कहा जाता है। और ल्यूकास अभिकर्मक के द्वारा भैया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल का परीक्षण किया जाता है, यानी प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान करते हैं, ठीक है भैया। यह परीक्षण एल्कोहल की क्रियाशीलता पर निर्भर करता है, यानी उसकी क्रियाशीलता के द्वारा ही पहचान की जाती है। अब चलिए देखते हैं भैया कैसे पहचान होती है प्यारे बच्चों। देखिए इसमें करते क्या है, तो सबसे पहले एल्कोहल ले लेते हैं, ध्यान से समझिए भैया, एल्कोहल ले लेते हैं। अब एल्कोहल लेने के बाद इसमें ध्यान देना, हमने बताया ना कि ये मिश्रण ही क्या कहलाता है, ल्यूकास अभिकर्मक। तो इसमें HCl जो होता है मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद यहां पर उपस्थिति किसकी होती है, ZnCl2 की भी होती है। अब ये बनेगा क्या भैया, बनेगा क्या, क्योंकि यहां पे ROH होगा, यार एक मिनट, यहां RO अकेले लिखे हैं, ROH होगा, ROH होगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, R क्या है, एल्किल समूह है, तो R जो है वो Cl से क्रिया कर लेगा और यहां पे जल बनाएगा, तो यहां पे ये बनेगा RCl, और साथ में भैया जल बन जाएगा H2O। तो यहां पे बनेगा क्या, तो ये बनता है आपका हैलो एक एल्केन बनता है, यानी जो एल्कोहल होता है जो भी होगा, अब ये नहीं पता कि कौन सा एल्कोहल है, अब जो भी एल्कोहल हो, चाहे वो प्राथमिक हो, चाहे द्वितीयक हो, चाहे तृतीयक हो, अब उसमें करते क्या है भाई, HCl और Zn इसकी उपस्थिति होती है, मतलब इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के बाद बनता क्या है, RCl, यानी एक हैलो एल्केन या एल्किल हाइलाइड बनता है। अब इसी के आधार पर क्रियाशीलता से ये पता चल जाता है कि जो बन रहा है, यानी जिस भी कंपाउंड में हम डाले हैं, जिस भी एल्कोहल में हमने ये चीज मिक्स किया है, वो प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, वो संकेत दे देता है। अब कैसे संकेत देता है, चलिए बताते हैं एक एक करके। पहला भैया कि यदि एल्कोहल के 3 से 4 ml विलयन में,
यानी एल्कोहल का 3 से 4 ml विलयन ले लेंगे और उसमें 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं। यानी 3 से 4 ml क्या एल्कोहल लेंगे और उसके बाद 2 से 3 ml ल्यूकास अभिकर्मक मिला देते हैं। तो यदि कोई अभिक्रिया नहीं होती है, बोले तो मतलब जो है कि भाई कोई अभिक्रिया नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वह प्राथमिक एल्कोहल होगा। ठीक है, यानी वो क्या होगा, प्राथमिक एल्कोहल में। यहां पर जैसे मतलब धुंध वगैरह होता है ना, कि धुंध बनने से संबंधित है और धुंध बनने लगता है तभी जानते हैं कि हाँ एल्कोहल कौन सा है। ठीक है, अब दूसरी चीज, यदि 5 से 10 मिनट के बाद अभिक्रिया होती है, यानी 5 से 10 मिनट के बाद उसमें रिएक्शन शुरू होता है, तब मानते हैं कि वो क्या है, द्वितीयक एल्कोहल है। फिर यदि भैया यदि क्या है, तुरंत ही रिएक्ट करने लगे, यानी तुरंत ही रिएक्शन शुरू हो जाए, तो वो क्या होता है, तृतीयक अभिक्रिया होती है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से पता लगाया जाता है भैया कि वो एल्कोहल कौन सा एल्कोहल है। ठीक है, प्राथमिक है, द्वितीयक है कि तृतीयक है। चलिए जल्दी से भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे भैया फिनॉल। फिनॉल के बनाने की विधियां तथा रासायनिक गुण। फिनॉल क्या होता है, फिनॉल के निर्माण की हम विधि देखेंगे। तो देखिए फिनॉल है क्या, जब बेंजीन के, भाई फिनॉल एक ऐसा यौगिक होता है जिसमें बेंजीन के वलय से मतलब हाइड्रॉक्सी समूह सीधा जोड़ दिया जाए। जैसे ये क्या है, बेंजीन है, क्या है भैया, बेंजीन। अब बेंजीन में इसके वलय से सीधे जब हाइड्रॉक्सी समूह जुड़ जाए तो वो कहलाता है क्या चीज, फिनॉल। मतलब अभी तक एल्कोहल में आपने देखा कि जब हमने हेलो एल्केन में से हेलो एल्केन कह रहे हैं, हमने वहां पे देखा कि हाइड्रोकार्बन में से जब हाइड्रोजन निकालकर, यानी एल्केन में से हाइड्रोजन निकाल करके उसमें OH जोड़ा था तो क्या बना था, एल्कोहल। अब की बार एक बेंजीन वाले में से, जैसे यहां पर H निकालकर OH जोड़ दो, जैसे यहां का एक निकालकर OH जोड़ दो, यहां का निकालकर एक OH जोड़ दो, तो ये क्या हो जाता है, आपका फिनॉल हो जाता है। तो यूं कह ले परिभाषा के तौर पर बेंजीन के हाइड्रॉक्सी व्युत्पन्न को फिनॉल कहते हैं। और इसमें जो होता है, हमने अभी बताया भैया, इसमें जो होता है सीधे ही बेंजीन के वलय से OH समूह जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाएगा, फिनॉल कहलाएगा। इसे क्या कहेंगे भैया, तो ये हो जाएगा फिनॉल। ठीक है, फिनॉल हो जाएगा। अब देखेंगे भैया फिनॉल के निर्माण की विधियां, कि फिनॉल को बनाया कैसे जाता है। ठीक है, पहला है डाईएजोनियम लवण से, यानी डाईएजोनियम साल्ट से। पहला है कि डाईएजोनियम लवण को जल के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने पर फिनॉल प्राप्त होता है। तो भाई डाईएजोनियम, अब देखिए ये एरिल वाला है, तो हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड ले लेते हैं। तो भैया रिएक्शन ध्यान से समझिएगा, ये हमने ले लिया प्यारे बच्चों बेंजीन। अब उसके बाद एक चीज आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रख लो, जब भी N2Cl होता है तो इसको डाईएजोनियम क्लोराइड पढ़ा जाता है। क्या चीज, डाईएजोनियम क्लोराइड। तो ये बेंजीन हो गया और इसके साथ में N2Cl ऐड कर दीजिए। तो बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड को जल के साथ, इसकी क्रियापन कराते हैं जल के साथ। किसके साथ भैया, जल के साथ। और किसकी उपस्थिति में, जरा ये भी ध्यान दीजिएगा, तो सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। तो भैया यहां पर क्या हो जाएगा, H2SO4 की उपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, तो ये बन जाता है भैया क्या चीज, फिनॉल। अब अपने को फिनॉल बनाना है, तो ये बेंजीन है, तो भैया सबसे पहले बेंजीन को लेना पड़ेगा। ये बेंजीन हो गया। अब उसके साथ में भैया एक O और एक H है, तो यहां से OH ऐड करेंगे तभी तो फिनॉल बनेगा। अब देखिए एक O और एक H
निकाल दिया। अब बचा क्या भैया, एक तो N2 बच गया यानी नाइट्रोजन गैस। अब दूसरा क्या बना भैया, दूसरा यहां पर क्या है, एक H बचा हुआ है और एक Cl बचा हुआ है, तो यहां पर HCl बन गया और यही आपकी क्या हो जाएगी भैया, रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, ये है क्या, तो ये है फिनॉल। ये क्या है, मेन कंपाउंड है आपका फिनॉल। बाकी इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो जाएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं भैया। आगे है कि हैलो एरिन से, अब हैलो एरिन के द्वारा भैया हम किस तरीके से फिनॉल बनाते हैं चलिए ये देखते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, क्लोरोबेंजीन जब क्या करता है, NaOH यानी क्षार के साथ क्रिया करता है तो सबसे पहले सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, सोडियम फिनॉक्साइड, जिसे अम्ल के द्वारा अपघटित करके फिनॉल में कन्वर्ट किया जाता है, यानी फिनॉल में परिवर्तित करते हैं। तो भैया थोड़ी लंबी रिएक्शन है बट डिफिकल्ट नहीं है प्यारे बच्चों, याद रखना। देखिए सबसे पहले अपन क्लोरोबेंजीन ले लेते हैं भाई, बेंजीन के साथ में क्लोरीन जोड़ दीजिए, नाम हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर बेंजीन है, साथ में जोड़ दिया क्लोरोबेंजीन। अब क्लोरोबेंजीन को अपन NaOH के साथ गर्म कर दिया, यानी क्षार के साथ इसकी क्रिया करा दिए। ठीक है, क्षार के साथ क्रिया कराएंगे भैया, और क्षार के साथ जब क्रिया कराते हैं बनता क्या है, तो बनेगा सोडियम फिनॉक्साइड। मतलब जो ये Na है यहां पर जाके जुड़ जाएगा तो ये बनेगा क्या, ध्यान देना, सोडियम फिनॉक्साइड। क्या बनेगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा यहां पे O लगाकर ये Na। ठीक है, तो ध्यान देना यहां पे O और Na जोड़ दिया। अब HCl जो है भाई, HCl क्या हो जाता है, एक मिनट ध्यान दो भैया, वो HCl निकल जाता है। ठीक है, यहां पे जो ये HCl होगा वो निकल जाएगा, और इसी HCl, क्योंकि हमने बताया ना ये Na है और O है, सोडियम फिनॉक्साइड बना, और यहां पे HCl हो गया ये। अब इसी HCl के द्वारा, क्योंकि कह रहा है कि ये बाद में अम्ल के द्वारा अपघटित होकर के फिनॉल बनाएगा, और जब ये अम्ल द्वारा अपघटित होता है भैया, तो अम्ल द्वारा अपघटित होकर के ये क्या बनाएगा, फिनॉल बनाता है। क्या बनाता है भैया, फिनॉल बनाता है। यहां पे फिनॉल के लिए ये O है तो O रहेगा, ये H है भैया तो H यहां ऐड कर दो, ये OH बना लेगा। अब यहां पे Na है, यहां पे Cl है, तो भैया ये क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, सिंपल सी रिएक्शन है, बहुत कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है भैया, बाकी नाम का तो बच्चों ये क्या है, आपका फिनॉल है। क्या है भैया, फिनॉल है। और ये आपका सोडियम, इसका नाम फिनॉक्साइड, ये क्या है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। और ये तो क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन, और ये तो आपका एक क्षार है। ठीक है, बाकी मेन कंपाउंड ये है और बन रहा है साल्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा। अगला है कि सोडियम सैलिसिलेट से। अब सोडियम सैलिसिलेट के द्वारा कैसे बनाया जाता है फिनॉल को, चलिए देखते हैं। ध्यान से देखिएगा भैया, एक मिनट, खांसी शुरू हो जाती है बार बार, पानी पी ले थोड़ा। चलिए देखते हैं भैया। देखिए सोडियम सैलिसिलेट से कैसे बनाते हैं। सोडियम सैलिसिलेट को जब क्षार के साथ गर्म किया जाता है फिनॉल बनता है, यानी सेम रिएक्शन इसी तरह होती है, बस थोड़ा अंतर होता है। सोडियम सैलिसिलेट ले लिया,
अब सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला होता क्या है, ध्यान से समझिएगा बबुआ, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये OH है और उसके बाद यहां पे COON लगा दिया आपने, सोडियम सैलिसिलेट नाम हो गया। अब सोडियम सैलिसिलेट की क्रिया आपको किसके साथ करानी है, तो भैया आपको क्षार के साथ, जैसे NaOH हमने क्षार के साथ करा दिया, इसके साथ में क्या करते हैं, गर्म कर देंगे। अब जब हम गर्म करते हैं भैया, जब गर्म करेंगे तो बनेगा क्या बच्चों, ध्यान से समझिएगा, हमें बनाना है फिनॉल, तो क्या बन जाएगा, फिनॉल। तो भैया एक तो बन जाएगा फिनॉल बच्चों, ये एक तो फिनॉल बन जाएगा। फिनॉल बनने के बाद बचा क्या, N और N, दो N है तो यहां पर Na2 बन गया, Na2। अब यहां पे CO और एक O यहां पे है तो CO हो गया, ठीक है, 3 O है तो CO3, सोडियम कार्बोनेट। अब एक चीज और ध्यान देना, क्या बचा हुआ है, अब बचा क्या है जरा वो समझिए, एक H यहां का बचा हुआ है और एक H, क्योंकि यहां से भैया हमने हटाकर वो चीज लिखा, एक H, ध्यान देना भैया, यहां पे तो हाइड्रोजन आंशिक रूप से वो निकल जाएगा, तो आपका मेन जो रिएक्शन है वो यही हो जाता है, ठीक है ना, याद रखना। तो ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। नाम अगर हम देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एक मिनट रिएक्शन फिर से देख लेते हैं। COONA सोडियम सैलिसिलेट रहा ये, बाकी यहां पे भाई हट करके ये, हाँ, और ये आकर बिल्कुल सही है, एकदम सही रिएक्शन है, ये सोडियम कार्बोनेट है और ये इसका नाम कहां लिखे भैया, चलिए यहां लिख दे रहे हैं, ये फिनॉल है, ये फिनॉल है और ये है सोडियम सैलिसिलेट। क्या है भैया, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट है ना, आसान सी रिएक्शन, एकदम मजेदार है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया, आगे देखते हैं, ठीक है, ये सिंपल वाला है, लेकिन इतना याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, यहां से क्वेश्चन काफी किया जाता है, हम आपको बता दे रहे हैं पहले से ही। फिनॉल से रिलेटेड देखिए प्रीवियस ईयर में ही बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। और क्या होता है जब वाले में तो सबसे ज्यादा एल्कोहल फिनॉल ईथर वाला ही चलता है। जैसे ऐसे क्वेश्चन दे देगा, क्या होता है जब फिनॉल का अपचयन कराते हैं, दे देगा क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया जिंक से कराते हैं, क्या होता है जब फिनॉल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं। तो इसी में आपका क्या होता है जब कैसे प्राप्त करोगे, सारे क्वेश्चन यानी इन्वॉल्व हैं, बस आपको समझने की जरूरत है। अब चलिए समझते हैं भैया फिनॉल के रासायनिक गुण। पहला है अपचयन, तो भैया MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड है की उपस्थिति में जब फिनॉल का अपचयन कराते हैं तो बेंजीन बनता है। चलिए देखते हैं भैया, हम ले लेते हैं सबसे पहले फिनॉल और ले लिया भैया फिनॉल, और फिनॉल का प्यारे बच्चों क्या कराना है, अपचयन कराना है। हमने OH यहां पे लगा दिया तो ये फिनॉल हो गया, और जब हाइड्रोजन से क्रिया करेंगे तो वो अपचयन हो जाता है। और अपचयन करेंगे भैया तो यहां पर अपचयन लिख भी दे रहे हैं, ठीक है, अपचयन। और एक चीज ध्यान देना, उपस्थिति किसकी है ये भी ध्यान दो, ये है MnO2 की उपस्थिति और यहां पर अपचयन लिख दे रहे हैं, ठीक है भैया, MnO2 की उपस्थिति है। क्या बनेगा बच्चों जरा वो ध्यान से समझिए, फिनॉल का जब अपचयन कराएगा भाई कराया जा रहा है तो बेंजीन बनता है। क्या बनता है, बेंजीन, तो ये बन जा रहा है भैया बेंजीन। अब बेंजीन बना भैया, एक चीज ध्यान देना, ये वाला H यही एडजस्ट हो जाएगा, तो यहां पे O है, यहां पे H2 है, तो H2O बोले तो जल बन जा रहा है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी भैया, ठीक है, ये क्योंकि ये रहा फिनॉल और ये रहा क्या चीज भैया, बेंजीन, तो ये रहा बेंजीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, अगला है जिंक से क्रिया। अब जिंक से क्रिया, ये वाली रिएक्शन प्रीवियस ईयर में देखिए कई बार पूछा गया है,
जिंक से क्रिया कराने पर क्या होता है फिनॉल की, तो फिनॉल की क्रिया जिंक से कराने पर बेंजीन बनता है, यानी इसमें भी बेंजीन का ही निर्माण होता है। तो भैया हम फिनॉल ले लेते हैं, क्या बच्चों, फिनॉल। तो फिनॉल ले लिया, OH लगा देते हैं, छोटा में लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिनॉल की क्रिया Zn बोले तो जिंक चूर्ण के साथ या जिंक पाउडर के साथ, वहां बोलेगा जिंक चूर्ण के साथ कराई जाती है। तो जिंक चूर्ण के साथ जब किस क्रिया कराई जाती है तो क्या बनता है, बेंजीन ही बनता है। तो भैया यहां पर बन क्या जाएगा, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन बनेगा। और ये वाला H तो यही हो जाएगा। अब Zn यहां बचा, यहां O बचा, तो भैया ZnO हो जाएगा, ठीक है, ZnO हो जाएगा, यानी जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। अब ये क्या है भैया, तो ये है बेंजीन, ये है भैया बेंजीन, और ये है फिनॉल, ठीक है, ये है फिनॉल, और ये जिंक चूर्ण, जिंक ऑक्साइड। अब देखिए बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जी यहाँ पे OH है तो यहाँ पे O लगाए, H कहां गया। तो देखिए इस रिएक्शन को ऐसे भी आप थोड़ा समझिए, भाई फिनॉल का फार्मूला होता है C6H5OH, और इसकी क्रिया करानी किसके साथ, जिंक के साथ। जब इसको गर्म करेंगे भैया तो बेंजीन बनेगा, बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6, और जब भाई C6H यहाँ का 5 है, यहाँ पे 1 लाओगे H6 हो गया, बचा क्या, केवल O बचा और Zn बचा, तो ZnO। तो इस रिएक्शन को आप इस तरह से, यानी चक्रीय अवस्था में ना लिख करके, यानी इस तरीके से ना लिख करके ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, बट ये वाला थोड़ा ज्यादा आसान पड़ता है, इसलिए ऐसा लिखना अच्छा होता है। अगला है अमोनिया से क्रिया। नेक्स्ट है भैया इसके रासायनिक गुण में अमोनिया से क्रिया। तो निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में जब फिनॉल को अमोनिया के साथ गर्म किया जाता है तो बेंजेनेमीन प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये भी रिएक्शन बहुत प्यारी सी रिएक्शन है। चलिए देखते हैं भैया, क्या है कि निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में फिनॉल को अमोनिया के साथ गर्म करेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं भैया फिनॉल, फिनॉल, फिनॉल है, और फिनॉल को क्या है भैया, जिंक क्लोराइड, फिनॉल को जिंक क्लोराइड मतलब जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में अमोनिया के साथ गर्म करना है भैया, NH3 के साथ, ठीक है, NH3 के साथ गर्म किया जा रहा है। तो किसकी उपस्थिति में, ये भी जरा देख लेते हैं भैया, किसकी उपस्थिति में, तो प्यारे बच्चों निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में इसको गर्म कर रहे हैं। जब गर्म करेंगे क्या बनेगा, बेंजेनेमीन, यानी बेंजीन में आप एमीन जोड़ दो, बेंजीन में एमीन जोड़ दो, हो जाता है बेंजेनेमीन, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान देना, NH3 है तो NH2 निकाल दो, क्या निकाल दो, NH2, ये बेंजेनेमीन बन गया NH2। अब उसके बाद एक चीज ध्यान देना, बचा क्या है वो चीज समझिए। हमने बताया ना NH2 निकाल दिया आपने, तो यहां पे बेंजेनेमीन बन गया, NH3 से क्रिया कराना है तो NH2 हो गया, और उसके बाद अब जो बन जाएगा वो आंशिक अवस्था में बन जाएगा H2O, जल बन जाएगा भैया, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका रिएक्शन, ठीक है। ये बना क्या, बेंजेनेमीन है, नाम कहां लिखें जगह नहीं है तो समझ जाना बेंजेनेमीन है, और जल बनेगा। तो ये हो जाएगा अपचयन जिंक से क्रिया और अमोनिया से क्रिया। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। तो ये तो भैया फिनॉल के रासायनिक गुण रहा। अब हम आगे देखते हैं ईथर क्या है, ठीक है। ईथर क्या होता है और ईथर के निर्माण की विधियां व रासायनिक गुण, ठीक है भैया।
ईथर है क्या, ध्यान से समझिए। वैसे यहां वहां पे एग्जाम में भाई, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं है ईथर क्या है, लेकिन इतना जरूर है कि भाई निर्माण की विधियां और रासायनिक गुण, कहेगा ईथर के बनाने की 2 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखिए या इससे संबंधित रासायनिक गुण लिखिए। क्वेश्चन इस तरीके से आता है और इसमें नेमिंग रिएक्शन जितने चैप्टर हैं सब में आते हैं, वो हमने ऑलरेडी आपको बताया है। तो भैया देखिए ईथर क्या है कि वह यौगिक जिसमें 2 एल्किल अथवा एरिल या फिर हम यूं कह ले कि 1 एल्किल 1 एरिल समूह क्या होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होते हैं भैया, तो वो ईथर कहलाते हैं। और इनका भैया इनको किससे दर्शाते हैं, एक चीज ध्यान देना, तो भैया इन्हें किससे दर्शाते हैं, आर इस तरह से, मतलब सॉरी, इन्हें ईथर को जो दर्शाते हैं भैया, इसमें जो ऑक्सीजन होता है वो इस तरह से, या फिर भैया इस तरह से दर्शाया जाता है आर ओ आर से, या भैया इसी को बोला जाएगा आर ओ आर डैश से, ऐसे दर्शाते हैं। मतलब इसमें भैया क्या होगा, 2 एल्किल समूह होंगे, दोनों समान भी हो सकते हैं, आर डैश कर दिया है, दोनों असमान भी हो सकते हैं, ठीक है। या फिर भैया इसमें क्या है, 1 एल्किल, जैसे 1 एल्किल हो जाए और एक तरफ क्या हो जाए भैया, एक तरफ इस तरह से एरिल वाला हो जाए, ठीक है। तो या फिर दोनों तरफ एरिल हो जाए तो वो क्या होता है, ईथर होता है। मतलब इतना याद रखना कि वह यौगिक जिसमें 2 एल्किल अथवा एरिल समूह ऑक्सीजन से यानी ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हों, जैसा कि हमने बताया इसको इस तरह से दर्शाते हैं। या भैया ईथर में हमने बताया दोनों समान हो। अब समान का मतलब समझने का प्रयास करिए, जैसे में भैया आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे एक है CH3O CH3, तो इसको बोलेंगे सममित ईथर। कभी कभार पूछ लेता है सममित ईथर क्या है, असममित ईथर क्या है। सममित ईथर का मतलब जिसमें भाई 2 समान एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े हों, ये सममित होता है, ठीक है। जैसे अब यहां पे भैया इस तरीके से भी हो सकता है भाई CH3 CH2O हो गया, फिर उसके बाद CH2 CH3, तो ये सममित में आ गया कि नहीं, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है तो ये सममित है। अब तो दोनों तरफ आपने देखा एल्किल ही है। या फिर भैया आपने एग्जांपल स्वरूप यहां पे जैसे एक तरफ CH3 ले लीजिए, एक तरफ O करने के बाद यहां पर भैया CH2 और CH3 यहां पे अलग कर दीजिए। देखिए इधर CH3 था, इधर C2H5 या CH2 CH3 वही चीज लिखा है। तो देखिए दोनों तरफ एल्किल, दोनों तरफ बराबर भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। या फिर हमने बताया कि भैया आप क्या करिए, आप एक तरफ एल्किल कर दीजिए, जैसे CH3O करके एक तरफ भैया इस तरह से आप एरिल वाला, यानी एक तरफ एल्किल एक तरफ एरिल वाला लिख दीजिए। या फिर जब हमने ये बताया कि आप क्या करिए भैया, दोनों तरफ एरिल वाला ही कर दीजिए, आप क्या करिए भैया, दोनों तरफ एरिल वाला ही कर दीजिए, तब भी क्या कहलाएगा, ये ईथर ही कहलाएगा। तो यहां पर कहने का मतलब वही है, यहां पर जो हमने आपको समझाया कि इसे भैया इससे दर्शाते हैं यानी ऑक्सीजन, या फिर इसे इस तरह से दर्शाते हैं दोनों तरफ एल्किल समूह, या फिर हमने बताया कि भैया एक तरफ यहां R और R डैश का मतलब एक तरफ आपका जैसे भैया यहां पे अलग अलग, जैसे इधर R देखिए अलग है, इधर R डैश का मतलब इधर वाला जो एल्किल समूह है वो अलग है, जबकि यहां दोनों तरफ बराबर था, यहां भी दोनों तरफ बराबर था, तो अलग अलग भी हो सकता है। या फिर हमने बताया इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो भैया जैसे यहां पर देखिए इधर R है एल्किल समूह, जबकि इधर कौन सा है, एरिल है, AR लिख दीजिए, मतलब एरिल वाला है, एरिल वाला है। या दोनों तरफ आप एरिल लिख दीजिए, ठीक है, मतलब दोनों तरफ क्या लिख दीजिए, एरिल ही, जैसे AR है O है और AR है, इस तरह से AR का मतलब वही एरिल समूह। तो ये क्या हो जाता है, ईथर हो जाता है। हालांकि वहां पर ये सब परिभाषा वगैरह नहीं पूछे जाते हैं, इतना याद रखना भैया, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो है ईथर के बनाने की विधियां व रासायनिक गुण। लेकिन समझना जरूरी है प्यारे बच्चों हमारे लिए कि ईथर है क्या। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे।
हो गया भैया। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ईथर के निर्माण की विधियां, मतलब ईथर बनाते कैसे हैं, चलिए वो जान लेते हैं। क्योंकि भैया सेकंड में आपका जो भी चैप्टर होता है, जैसे एल्कोहल, फिनॉल, ईथर है, तो सभी के बनाने की विधियां, रासायनिक गुण और नेमिंग रिएक्शन और भाई प्रयोगशाला विधियां, जो कि प्रयोगशाला विधि में हमने आपको पहले ही बताया है, इसके पहले चैप्टर तक तो बताया है टॉपिक वाइज, लेकिन उसकी एक अलग से महामैराथन आएगी जिसमें आपके ज्यादा नहीं, आपके जो भी 3 से 4 होंगे प्रयोगशाला विधियां उनको करवा देंगे, टेंशन नहीं लेना जब तक हम हैं, ठीक है, याद रखना। अब ईथर के निर्माण की विधियों में सबसे पहले अपन देखेंगे भैया एल्कोहल के निर्जलन से। तो भैया 2 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्जलन से ईथर प्राप्त होता है। अब ध्यान देना कि 2 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल ले लेते हैं। अब जैसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में भैया, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल में जिसमें एक OH समूह हो, डाई में भैया 2 होता है, तो जैसा कि C2H5OH और साथ में एक और फिर से वही C2H5OH, तो ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के अणु हो गए, है ना, याद आया ना। इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं भैया, ऐसे भी एक OH हो, बस इसको अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वही चीज तो लिखा है C2H5OH। तो जब 2 मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या करते हैं भैया, आपस में क्रिया करते हैं, तो इनके निर्जलन से कह रहा है क्या बनता है, ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर। तो भैया C2H5 उठा लीजिए यहां से, O है ऑक्सीजन, ये हो गया, और उसके बाद इधर से C2H5 इधर से भी उठा लीजिए, C2H5 बचा क्या है, यहां का एक OH बचा है, यहां का H मतलब H2O यानी जल बन गया। और ये बहुत सिंपल सी रिएक्शन है भैया, बहुत सिंपल सी। अब जरूरी नहीं कि आपने C2H5 यहां लिखा तो आप C2H5 यहां CH3OH भी लिख सकते थे, तो यहां पर एक तरफ CH3 हो जाता, ठीक है। अब दोनों आप CH3OH दोनों एक ही लिख सकते थे, तो दोनों तरफ CH3 हो जाता। तो इस बात का ध्यान देना, जरूरी नहीं कि भैया जो चीज हमने लिखा है वही चीज, आप कुछ भी लिख सकते थे, ठीक है। तो बना क्या है भैया, ये हो गया ईथर। वैसे में नाम करेंगे तो भाई C2H5 को एथिल बोला जाता है। अब 2 बार है तो डाई एथिल ईथर, ठीक है। अगर एक तरफ एथिल होता है एक तरफ मेथिल, एथिल मेथिल ईथर बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक एल्कोहल है। क्या है भैया, एल्कोहल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगला है एथिल आयोडाइड से। अब एथिल आयोडाइड से किस तरीके से बनाया जाता है, एथिल आयोडाइड की क्रिया जब सोडियम इथाक्साइड से कराते हैं ईथर बनता है। अब देखिए यहां पर सोडियम इथाक्साइड लिखा है, तो भैया जरूरी नहीं सोडियम इथाक्साइड, यहां पे आप धातु ऑक्साइड लिख दीजिए, काम हो जाएगा। क्या चीज, धातु ऑक्साइड, ठीक है भैया, जरूरी नहीं, क्योंकि कोई भी धातु ऑक्साइड ले लो सबके साथ ये अप्लाई होगा, जरूरी नहीं कि केवल सोडियम इथाक्साइड, भाई सोडियम मेथाक्साइड भी हो सकता था, कोई मतलब कोई भी यहाँ पे सोडियम धातु की जगह और कोई धातु लिख सकते थे, तो धातु होना चाहिए और ऑक्साइड होना चाहिए, ठीक है। चलिए रिएक्शन देखते हैं कि जैसे एथिल आयोडाइड ले लिया, तो भैया एथिल आयोडाइड से बनाना है तो C2H5 एथिल हो गया, आई है तो आयोडाइड। अब इसकी क्रिया करा देनी है किसके साथ में, तो भैया इसकी क्रिया सोडियम एथाक्साइड या धातु ऑक्साइड, भाई यहां पर हमने बताया ना कोई धातु ऑक्साइड, चाहे आप CH3ONa लिख दीजिए, ठीक है, या फिर भैया आप C2H5ONa लिख दीजिए, मतलब जो कुछ भी होगा नाम भी वैसा पढ़ा जाएगा। CH3ONa होगा तो सोडियम मेथाक्साइड, जैसे C2H5OH है तो सोडियम एथाक्साइड, तो जैसा कि यहां हमने एक सोडियम एथाक्साइड लिया है, यानी धातु एल्काक्साइड या धातु ऑक्साइड, यहां पे एल्काक्साइड, ठीक है, धातु एल्काक्साइड। एक मिनट भैया, यहां आधा अधूरा लिखा है, धातु एल्काक्साइड, ऑक्साइड नहीं, धातु एल्काक्साइड। एक मिनट, ये क्या हो गया,
यहां पे है, हमने क्या बताया, आप कोई भी धातु लिख सकते थे एल्काक्साइड, कोई भी धातु एल्काक्साइड होता, क्योंकि ये एल्क होता है ना, यहाँ पे मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट कुछ भी हो सकता है। तो ये सोडियम एथॉक्साइड से क्रिया करा दिया हमने। बना क्या है भैया, ध्यान से समझिए, हमको बनाना है प्यारे बच्चों ईथर। अब ईथर में वही चीज बताया जिसमें दो एल्किल समूह, अब चाहे वो समान हो या असमान हो, या दो एरिल समूह, ठीक है, या एक एल्किल एक एरिल ऑक्सीजन से जुड़ा हो, बस। तो C2H5 यहां का ले लिया और एक ऑक्सीजन यहां पर है और इधर का भैया C2H5 ले लिया, ये हो गया ईथर। बचा क्या है, सोडियम यहां है, आई यहां है, तो NaI बोले तो ये साल्ट, मतलब ये लवण बन जा रहा है, ठीक है। तो ये बन गया भैया क्या चीज, ईथर, ठीक है, ये ईथर हो गया। ये आपका हो गया एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और बाकी ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड, है ना, सिंपल सी रिएक्शन। चलिए स्क्रीनशॉट कर लिए भैया। हो गया। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, रासायनिक गुण देख लेते हैं भैया। रासायनिक गुण में सबसे पहला है जल से क्रिया, और बहुत सिंपल है भैया, ये पूरा चैप्टर ही बड़ा ही आसान है, अच्छे से मन लगाकर दिल लगाकर पढ़ लोगे ना, एक बार में क्लियर हो जाएगा। तो ईथर के रासायनिक गुण में पहला है जल से क्रिया। ईथर को जल के साथ गर्म करने पर संगत अल्कोहल प्राप्त होता है। तो भैया कोई भी आप क्या कहते हैं, ईथर ले लीजिए, जैसा कि भाई C2H5O और उसके बाद आप CH3 इधर ले लिया, ठीक है। और हमने बताया ना अलग अलग, दोनों तरफ भाई CH3 भी लिख सकते थे, दोनों तरफ C2H5 भी लिख सकते थे, या एक तरफ C2H5 CH3, मतलब ईथर हो कोई भी हो, ले लिया हमने एक ईथर, और भैया ले लिया जल का अणु, इसको जल के साथ क्या किया जा रहा है, गर्म किया जा रहा है। तो भैया जल के साथ जब इसको गर्म करेंगे तो कह रहा है संगत एल्कोहल बनेगा, मतलब एल्कोहल के दो अणु बन जाएंगे, एक तो C2H5, ध्यान दीजिए C2H5 हो गया, यहां से एक O लीजिए और यहां का एक H लीजिए, OH हो गया, एक अणु बन गया एल्कोहल का। यहां पर भी देखिए CH3 है, अब एक अणु यहां फिर से H का बचा है और एक O है, तो भैया एक और बन जाएगा CH3OH। तो मतलब एल्कोहल के प्यारे बच्चों दो अणु बन गए, हालांकि दोनों, एक एथिल एल्कोहल है एक मेथिल एल्कोहल है, लेकिन है तो दोनों के दोनों ही एल्कोहल। ये क्या रहा, ये रहा ईथर, ठीक है। और ये क्या है भैया, ये आपका है एल्कोहल, क्या है, एल्कोहल है, ठीक है, ये भी एल्कोहल है, एक अगर एथिल एल्कोहल है तो एक मेथिल एल्कोहल है, ठीक है भैया। चलिए अगला देखते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया। अब हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया है, तो ईथर की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराने पर एथिल आयोडाइड बनता है। चलिए देख लेते हैं भैया, कोई भी ईथर, जैसा कि हमने बताया अब की बार CH3O CH3 वाला ले लेते हैं, दोनों तरफ CH3 ले लेते हैं। अब की इसकी क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से करानी है, मतलब HI से करवा दो। किससे करवा दो भैया, HI से। जब HI से इसकी क्रिया करा देंगे तो एथिल आयोडाइड बनेगा, ठीक है। ईथर की क्रिया, एक मिनट भैया, अगर एथिल आयोडाइड, यहां पर आप केवल एल्किल आयोडाइड लिखना था तो हमने गलती से एथिल आयोडाइड, अब जब एथिल लिखा है तो भैया एथिल वाला लिखना पड़ेगा, एथिल वाला लिखना पड़ेगा, बिना एथिल के काम होगा नहीं। तो C2H5O उसके बाद C2H5, अब ईथर हो गया, इसकी क्रिया HI से, ठीक है, HI से। अगर यहां पर भैया ध्यान देना, एथिल
ना लिख करके यहाँ पर एल्किल ही लिखना था, हमने एथिल गलती से लिख दिया। एल्किल आयोडाइड का मतलब है यहाँ पे एल्किल में कोई भी आप लिख सकते थे, अब जब एथिल लिख दिया है तो इसका मतलब एथिल होना चाहिए तभी तो बनेगा ना। तो यहां पर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, जब इसकी क्रिया कराएंगे तो बनेगा, क्या कह रहा है, एथिल आयोडाइड, यानी C2H5I उठा लीजिए, C2H5 और एक I हो गया, C2H5I हो गया। अब उसके बाद यहां पे एक C2H5O है और H है, तो एक अणु क्या है, एल्कोहल का बन रहा है, यानी C2H5OH, एक अणु एल्कोहल का भी बन जा रहा है। ठीक है भैया, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड बन गया भैया। और बाकी ये एल्कोहल बन रहा है, एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल, और ये तो रहा आपका ईथर ही। ठीक, आई बात समझ में। तो बहुत प्यारा सा, बहुत सिंपल सा टॉपिक है। चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया। चलिए देखिए, ये आपका हो गया एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। अब आ जाते हैं भैया नेमिंग रिएक्शन में, और ये टॉपिक ना तो भैया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या ही पूछे भाई, क्या ही पूछे नहीं, क्या ही बताएं, कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और इतना भी बता दें 100% पूछे जाने वाले टॉपिक हैं, फिक्स होते हैं किसी ना किसी सेट में 100%, मतलब ये एकदम डेफिनेटली फिक्स है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, याद रखना। जिसमें से भैया आपकी रिएक्शन कौन कौन सी हैं, तो विलियमसन संश्लेषण है, एक रीमर टीमन अभिक्रिया है या राइमर टीमन अभिक्रिया, एक कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। अगर आपको याद हो टॉपिक वाइज भी करवाया है हमने, शॉर्ट वीडियो भी इसका अपलोड किया है, इसीलिए जितने नेमिंग रिएक्शन होते हैं सबकी शॉर्ट वीडियो भी डाल देते हैं चैनल पर। शॉर्ट वीडियो भी है, कम टाइम में आप उसको 1 मिनट में देख सकते हैं, ठीक है ना, 1 मिनट से कम में देख सकते हैं। ठीक, और इसके अलावा एक और युग्मन अभिक्रिया भी है, लेकिन ये 3 आपके जो हैं, ये 3 तो भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो रिपीट लगातार हुए हैं। कभी कभार जैसे विलियमसन संश्लेषण, कभी कभार तो ऐसा 2-2, 3-3 सेट में आ जाता है। ठीक है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया ये भी 3-3, 4-4 सेट में आ जाता है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं भैया, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण अभिक्रियाओं में भैया पहला देखेंगे विलियमसन संश्लेषण। अब देखिए, जब कहेगा बच्चों, एक चीज ध्यान देना भैया, अगर बोलेगा कि टिप्पणी लिखो, क्या कहेगा, टिप्पणी, अगर बोलेगा कि टिप्पणी लिखो, ये चीज हम भाई पहले भी बता चुके हैं। अगर कहेगा टिप्पणी लिखो तो आपको पूरा हिंदी लिखना पड़ेगा, और टिप्पणी में आएगा तो 2 ही रिएक्शन आएगा, 2.5 नंबर का, 5 नंबर का, और नेमिंग रिएक्शन फिक्स है, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं, फिक्स है। और लेकिन अगर जैसा पूछ लेता है, कहेगा केवल रासायनिक समीकरण लिखो कोष्टक में, तब आपका 3 से 4 या 5 रिएक्शन भी दे सकता है। तो भैया आपका अगर बस 1-2 लाइन याद करने से आपके 2 ही 3 में अगर 5 नंबर मिल जाता है, अच्छी बात है। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, और पहले भी बता चुके हैं भैया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देखते हैं विलियमसन संश्लेषण है क्या। जब एल्काक्साइड को, यानी कोई धातु एल्काक्साइड हो, एल्काक्साइड में यानी धातु एल्काक्साइड को एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करते हैं तो ईथर प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, विलियमसन संश्लेषण। कोई धातु एल्काक्साइड है, जैसे C2H5 और O करके Na। अब देखिए ये कितनी बार आ गया होगा, एकदम अपने दिमाग में रख लो भाई, कुछ फार्मूला ऐसे होते हैं कि याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ऐसे उसी में से एक ये है। तो ये धातु एल्काक्साइड है, ठीक है, इसको वैसे अगर लिखते तो RONA इससे दर्शाते, इसको बोलते हैं यहां पे धातु, मतलब सोडियम एल्काक्साइड। यहां पे कोई भी धातु होगा तो वो धातु एल्काक्साइड पढ़ा जाता है। R का मतलब यहां पे चाहे जो रखो, CH3ONA रख दो सकते हो आप,
या फिर C3H7O Na लिख सकते हो, या यहाँ पे C2H5O Na लिख सकते हो। तो यहां पर भैया धातु एल्काक्साइड होना चाहिए, बस इतना याद रखना। तो हमने सोडियम एथाक्साइड रख लिया। इसकी क्रिया एल्किल हाइलाइड, कोई भी एक एल्किल हाइलाइड ले लो, जैसे C2H5Cl ले लिया, C2H5 क्या ले लिया, Cl, या आप CH3Cl लिख सकते थे, या C2H5 यहां I लिख सकते थे, कुछ भी लिख दो यहां पे Cl की जगह, चाहे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लिखो। जब इसकी क्रिया कराते हैं भैया क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। जब इसकी क्रिया कराते हैं तो ईथर बनता है। अब ईथर के लिए आप जान रहे हो जिसमें दो एल्किल समूह, भाई इधर का एक एल्किल समूह, इधर का एक एल्किल और एक एल्कोहल, मतलब एक ऑक्सीजन है। तो यहां पे C2H5 दोनों तरफ ऑक्सीजन परमाणु से जुड़ गए। अब बचा क्या है, एक Na है, यहां Cl है, तो भैया ये बन गया NaCl। ठीक है, क्या बन गया, NaCl। और यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, कहलाएगी विलियमसन संश्लेषण। ये बना क्या भैया, ये ईथर बना है। ये आपका क्या है, एक एल्किल हाइलाइड है, एल्किल हाइलाइड। नाम लिखना थोड़ा आसान मतलब जरूरी होता है भैया। वैसे देखें तो एथिल क्लोराइड इसका नाम होगा। और ये क्या है, सोडियम एथाक्साइड है, सोडियम एथाक्साइड, जो कि धातु एल्काक्साइड होता है। ठीक है, और इसको भैया किया जा रहा है अगर गर्म, तो भैया साथ में गर्म करेंगे तो गर्म का ये प्रतीक होता है। आई बात समझ में बच्चों, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा बबुआ। हो गया, चलिए आगे देखते हैं अगला रिएक्शन। अगला रिएक्शन क्या है, राइमर टीमन अभिक्रिया या रीमर टीमन अभिक्रिया। देखिए हमने बताया ना, इसको राइमर टीमन अभिक्रिया बोलता है, या इसी को बोलेगा रीमर टीमन। क्या कहेगा, रीमर टीमन। तो चाहे राइमर टीमन कहे चाहे रीमर टीमन कहे, तो भैया इसके बारे में कंफ्यूज ना होना। तो राइमर टीमन या रीमर टीमन अभिक्रिया क्या होती है, जब फिनॉल में, यानी वह अभिक्रिया जिसमें फिनॉल में जब क्लोरोफॉर्म मिलाकर NaOH के साथ 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को राइमर टीमन या रीमर टीमन अभिक्रिया कहा जाता है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसमें फिनॉल में क्लोरोफॉर्म मिलाकर। तो सबसे पहले भैया अपन क्या लेते हैं, फिनॉल। सबसे पहले क्या लेते हैं भैया, फिनॉल ले लेते हैं। तो भैया हमने ले लिया फिनॉल, क्या ले लिया भैया, फिनॉल। ठीक है, और फिनॉल में यहां पे OH होता है मालूम है। फिनॉल को CHCl3 क्लोरोफॉर्म मिला दिया और साथ में NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्षार ले लिया। ठीक है भैया, ध्यान से समझिएगा बबुआ। अब जब इसको गर्म करते हैं अपन, ठीक है, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और यहां पर 333 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं। जब गर्म करते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है सैलिसिल एल्डिहाइड। अब देखिए एल्डिहाइड की पहचान तब होती है जब ऐसा यौगिक, ठीक है, जिसमें CHO क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, वो एल्डिहाइड होता है। तो भैया इसी में ध्यान देना, इसी में अपने को क्या ऐड कर देना है प्यारे बच्चों, तो इसी में भाई क्या कर देना है, ये OH है, तो यहां पर ध्यान दो, एक C है, H है, O निकाल करके यहां CHO ऐड कर दीजिए। CHO ऐड कर दिया। अब Na है, Cl है, तो भैया NaCl साल्ट यानी लवण भी निकला। अब H है, O है, तो भैया ये NaCl हो गया, और साथ में ये क्या हो गया, जल भी बाहर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी राइमर टीमन या रीमर टीमन अभिक्रिया। लेकिन भैया यहां पर कुछ चीजें हमें सही नहीं लग रही हैं। अगर ध्यान से समझिए, NaCl है, तो अगर Cl वहां पे यहां पे देखिए 3 Cl है, तो इसका मतलब 3 लगा दो। अगर 3 सोडियम है तो यहां पर भी 3 लगा दो।
अब उसके बाद भाई यहां पर भी एक हाइड्रोजन निकला, तब CHO ऐड हुआ है। ऑक्सीजन जोड़ लेते हैं थोड़ा, 3 1 4, उसके बाद अगर वहां 2 लिखेंगे, 2 2 4, तो ये बराबर, यहां 2 लगाने पे बात बराबर। अब जाकर के प्यारे बच्चों ये रिएक्शन पूरी तरह संतुलित है। ठीक है, ये क्या बना, सैलिसिल एल्डिहाइड। क्या बना भैया, सैलिसिल एल्डिहाइड। ठीक है, जो कि बहुत ही प्यारी सी और सिंपल सी रिएक्शन है, बिल्कुल एकदम ठीक लाजवाब, बिल्कुल आप लोगों की तरह। ठीक है, और ये क्या रहा, फिनॉल हो गया। नाम लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। और ये क्लोरोफार्म, ठीक है, क्लोरोफार्म नेमिंग रिएक्शन में तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये आपका क्षार है, क्या है, एक क्षार है। बाकी ये साल्ट यानी लवण बन रहा है और जल बन रहा है। आई बात समझ में? चलिए जल्दी से इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए आगे देखते हैं भैया। आगे क्या है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया। यह अभिक्रिया भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भैया। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा नहीं, इसलिए थोड़ा और भी आसान, मतलब और भी आसान क्या, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब कोल्बे स्मिट अभिक्रिया क्या होती है, वह अभिक्रिया जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड 4 से 8 एटीएम दाब यानी 4 से 8 वायुमंडल दाब तथा लगभग 400 केल्विन ताप, या यूं कह लें 398 से 413 केल्विन ताप पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भाई क्रिया करके सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, जो सांद्र HCl के द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कोल्बे स्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं भैया, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है प्यारे बच्चों ये भी। सबसे पहले क्या है कि सोडियम फिनॉक्साइड, तो भैया हमने क्या ले लिया, सोडियम फिनॉक्साइड। O है तो ऑक्साइड, Na है सोडियम, सोडियम फिनॉक्साइड हो गया। इसकी क्रिया करानी किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, मतलब CO2 के साथ में। CO2 के साथ में भैया जब इसकी अपन क्रिया कराएंगे तो यहां पर एक चीज ध्यान देना, तो बोला जा रहा है कि भैया 4 से 8 एटीएम दाब पर, और उसके बाद लगभग भैया लगभग कितने हमने बताया यहां पर है कि 398 से 413 केल्विन ताप पर जब इसको गर्म करते हैं, जब गर्म करते हैं तो बनता क्या है भैया, ये बनता है क्या चीज, सोडियम सैलिसिलेट। अब सोडियम सैलिसिलेट का फार्मूला क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। सोडियम सैलिसिलेट, अब देखिए यहां से H निकाल दीजिए, यहां का H हटाकर यहां OH ऐड कर दीजिए, ये OH हो गया। ठीक है, यहां का H निकला, और यहां पे COO है, यहां Na है, तो ये COO Na ऐड हो गया। एकदम आसान सा रिएक्शन है, समझने की जरूरत है। COO भाई CO2 पहले था, COO और यहाँ Na है वो ऐड कर दिया, यहाँ का H निकला जो कि यहाँ OH ऐड हो गया। अब यही कह रहा है भाई इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट। अब कह रहा है कि ये सोडियम सैलिसिलेट जो होता है किसके द्वारा, तो ये भैया HCl के द्वारा, किसके द्वारा, जो कि सांद्र HCl के द्वारा ये अपघटित होकर के, सांद्र HCl के द्वारा अपघटित होकर सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। क्या बनाता है, सैलिसिलिक अम्ल। यानी जब इसको भाई HCl के द्वारा हम अपघटित करेंगे तो ये बनाएगा सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, यहां OH तो जुड़ा होगा। अब अम्ल की पहचान भाई अम्लीय अवस्था COOH होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में पड़ा है, तो COO तो यहां ऑलरेडी है, तो भैया COO। अब उसके बाद यहां जो H है ये H ऐड कर दीजिए, और यहां का Cl निकला, यहां Na है, तो ये NaCl आपका अलग हो जाएगा।
ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा भैया? तो ये रिएक्शन आपका हो जाएगा कोल्बे स्मिथ रिएक्शन। है ना आसान, बहुत सिंपल है भाई, देखने में लंबी है बस। ये क्या है? सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल है। ये क्या है? अब सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट, सोडियम सैलिसिलेट है। और बाकी ये तो भैया सोडियम फिनॉक्साइड, Na है तो सोडियम, ये पूरा का पूरा फिनॉल की स्ट्रक्चर है, ये ओ लग गया है ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है भैया, क्या हो गया? सोडियम फिनॉक्साइड। चलिए बबुआ स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बिल्कुल बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है, एकदम प्यारा आप लोगों की तरह। स्क्रीनशॉट कर लीजिए भैया। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने बताया ना क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे उसको एक अलग वीडियो में, और इंपॉर्टेंट जो आपकी प्रयोगशाला विधियां हैं भैया हर एक चैप्टर की महामैराथन में हम अलग से देखेंगे। इससे हमारा दिमाग बड़े अच्छे तरीके से चीजों को क्या करेगा भाई, अच्छे तरीके से स्टोर कर लेगा। ठीक है, आई होप कि ये क्लास आपके लिए बहुत ही शानदार रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों, इस वीडियो को प्यार देना, एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि मजेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाइए।